पिछले वीडियो में हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर के फार्मूला कैसे बनता है और उसके बेसिक को हमने समझा था। सारे ये क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं, उनके जितने भी फार्मूले अप्लाई होते हैं वो सब हमने उसमें समझा था। इस वीडियो में हम उसको अप्लाई कैसे करते हैं ये सीखेंगे। एप्लीकेशन ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्वेश्चंस में से हम पहचानते कैसे हैं कि क्या निकालना है और उसको सॉल्व। तो डिफरेंट टाइप के कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे इसमें आपके टाइल्स लगाने वाले क्वेश्चन होंगे, कारपेटिंग वाले क्वेश्चन होंगे, कॉस्ट निकालने वाले, ठीक है। फेंसिंग हमने पेरीमीटर में सीखा था, तो वो सब हम इसमें सीखेंगे, एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आज के टॉपिक हमारा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में कैसे एरिया निकाला जाता है, रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकाला जाता है, क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं वो हम समझेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन सबसे सिंपल है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। तो पहला है फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज डायमेंशंस आर। तो डायमेंशंस का पहले तो मतलब पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे डायमेंशंस का मतलब नहीं समझते। डायमेंशंस का मतलब है बेसिकली लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ठीक है। अगर रेक्टेंगल है तो डायमेंशंस दिया होगा तो लेंथ और ब्रेथ दिया होगा, और अगर क्यूबाइड वगैरह है तो उसमें हाइट भी इंक्लूडेड होती है, तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी रहती है। ओके, तो इसमें लेंथ दिया हुआ है 24.5 मीटर और ब्रेथ दिया हुआ है 18 मीटर। ये है क्वेश्चन। अब इसको सॉल्यूशन में आपको देखो, सबसे पहले आपको ये पहचानना चाहिए कि निकालना क्या है। फाइंड द एरिया, एक एक वर्ड पढ़ते जाओ और उसको सॉल्यूशन में सबसे पहले ऊपर लिख लेना चाहिए कि क्या दिया है और क्या निकालना है। तो आपको दिया हुआ है एरिया, आपको क्वेश्चन मार्क निकालना है। दिया क्या है, लेंथ दिया हुआ है 24.5 और ब्रेथ दिया हुआ है आपको 18 मीटर। आपको निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो अब इतना लिखने के बाद फिर हमें लिखना चाहिए कि फार्मूला। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्वेश्चन सॉल्व करना ही इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, प्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए, उसमें मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, आपने सिर्फ ओरली कर दिया और आंसर लिख दिया तो कोई नंबर थोड़ी मिल जाएंगे। तो लिखने का तरीका भी आना चाहिए हमें। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, ये हमारा फार्मूला है, हमने फार्मूला लिखा। सो ए इज इक्वल टू, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का मतलब है ए इज इक्वल टू, अब एल की वैल्यू लिख दो। एल कितना दिया हुआ है 24.5 और ब्रेथ कितना दिया हुआ है 18। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन आप साइड में एक, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो साइड में आपका एक वो बना हुआ होना चाहिए जहाँ पे आप रफ वर्क करो, है ना, रफ वर्क के लिए। तो उसमें आपको मल्टीप्लाई करके दिखाना चाहिए। उससे क्या बेनिफिट होता है कि मान लीजिए कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो कम नंबर कटते हैं, यानी आपने किया था क्वेश्चन, है ना। और अगर आपका लास्ट के किसी उसमें लिखने में गड़बड़ हो गई तो मार्क्स मिल जाते हैं फिर। अब ये देखिए, अब ये हम सॉल्व करेंगे। अब डेसिमल, बहुत सारे बच्चे डेसिमल में गड़बड़ करते हैं। आपको डेसिमल में कुछ नहीं करना, थोड़ी देर के लिए डेसिमल भूल जाओ, इसे पढ़ो। 245 को 18 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल, जैसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन होता है। अब 8 की टेबल आप करोगे, 8 5 जा 40, 4 कैरी 8 4 जा 32 और 4 36, 3 कैरी 8 2 जा 16, 16 3 90। बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत आसान है, लेकिन कुछ बच्चों के लिए ये डिफिकल्ट होता है। अब 1 से आपने मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी कई बच्चे गलती कर देते हैं, जो पहली डिजिट है उसके नीचे क्रॉस बनाना चाहिए तब लिखना चाहिए, ठीक है, साफ साफ। ऐसा नहीं कि घुसा कहीं पे भी कर दिया, क्लियर दिख नहीं रहा। बहुत छोटी छोटी राइटिंग में अपनी ही राइटिंग नहीं पहचानते बच्चे, अपनी ही राइटिंग में से गलतियाँ उतार लेते हैं, तो फिर वो आपको ध्यान रखना है। अब इसको किया तो देखिए 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आएगा, तो फटाफट लिख दो 5 4 2। अब इसे ऐड कर दो, 0 6 + 5 11, 1 कैरी 9 + 4 13 और 1 14, 1 कैरी 2 + 1 3, 3 + 1 4, ये आपका आ गया। अब आप डेसिमल पे फोकस करें। सबसे पहले सिंपल मल्टीप्लिकेशन, देन डेसिमल। डेसिमल हमेशा लेफ्ट से काउंट किया जाता है, ओके। तो लेफ्ट साइड से देखिए एक डिजिट पे डेसिमल है, तो एक डिजिट पे डेसिमल लगा दीजिए। अब ये आपका हो गया 441.0 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये मीटर में वैल्यू थी इसलिए आंसर मीटर में, दैट इज द आंसर। बस सिंपल इस तरह से। अब अगर आपने फार्मूला नहीं लिखा, 2 नंबर का क्वेश्चन होगा ये, अगर फार्मूला नहीं लिखा, कैलकुलेशन दिखाई नहीं, तो फिर मार्क्स बताइए कहाँ मिलेगा आपको। तो इसलिए ये दिखाना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड। तो फिर मेंसुरेशन में इमेजिनेशन बहुत ज़रूरी है। इसके क्वेश्चन, अभी ये सिंपल क्वेश्चन है, बाद में आपके इमेजिनेशन वाले क्वेश्चन आएंगे, तो फिर आपको इमेजिन करना होता है, इसलिए डायग्राम जरूर बना लेना चाहिए। ABCD हमने एक रेक्टेंगुलर फील्ड बना लिया। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो 3:2। अब देखिए ये रेशियो वाला आ गया, परसेंटेज भी आता है, रेशियो भी आता है, सब आता है एरिया में। ओके, तो मान लीजिए ये रेशियो में अब दिया हुआ है आपको, तो इसको आप क्या मानोगे कि लेट सॉल्यूशन में आप क्या करोगे, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल विल बी 3x। अब चूंकि आपको कॉस्ट भी इफ द एरिया ऑफ द फील्ड इज 3456 मीटर स्क्वायर, तो इसलिए आप इसको 3x मीटर मान लीजिए, और ब्रेथ इक्वल टू 2x मीटर। अब ये देखिए ये 3x है, 3 के आगे x लगा दिया, 2 के आगे x, तो रेशियो को इस तरह सॉल्व किया जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे भी आप नोट कर दीजिए 3x, और ये आपने नोट कर दिया 2x। अब क्वेश्चन में गड़बड़ होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अब क्या दिया हुआ है, इफ द एरिया ऑफ द फील्ड इज दिस, एरिया आपको गिवन है, एरिया इक्वल टू है 3456 मीटर स्क्वायर। तो लेंथ ब्रेथ एरिया, यानी फार्मूला कौन सा लगेगा, एरिया। सो एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, लेंथ है आपकी 3456 एरिया है, और लेंथ है आपकी 3x इंटू ब्रेथ है 2x। वैल्यू पुट किया, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 3 इंटू 2 6, 3 2 जा 6, 6x स्क्वायर इक्वल टू 3456। अब आप इसको पूरे को लेफ्ट में, इसको उधर, तो 100 करके आप लिख लीजिए। सो 6x स्क्वायर इक्वल टू 3456, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3456 अपॉन 6। अब ये दोनों कैंसिल कर लीजिए, यहाँ पे ये दोनों आपको दिख रहे हैं इवन नंबर है, तो 2 से डिविजिबल है, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 1 2 8 जा 16। अब ये 3 है, तो इसको चेक करिए कि क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो हमें मालूम है सम करके 3 से डिवाइड करके देखेंगे। 8 + 2 10, 10 + 7 17, + 1 18, 18 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये डिविजिबल है, कैंसिल कर लीजिए। 3 5 जा 15, 2 3 7 जा 21, 3 6 जा 18, ये वैल्यू आई आपकी 576। अब देखिए मुझे आपको मैंने स्क्वायर पे भी एक वीडियो बनाया है, तो आप चाहो तो उसको देख सकते हो, लर्न स्क्वायर्स इजीली। 576 मुझे इसका स्क्वायर पता है, आपको नहीं पता है तो फिर आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करोगे। तो मुझे मालूम है कि x स्क्वायर इक्वल टू 576 है, सो x आ जाएगा 24। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे सॉल्व करेंगे। याद होगा तो आपका टाइम सेव होगा, इसलिए याद करना चाहिए। तो x की वैल्यू आ गई 24, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो कैसे आप सॉल्व करोगे, अब वो देखिए। 576 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, ठीक है। तो देखिए टाइम लगेगा इसमें आपको। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 1 जा 2 4 जा 2 4 जा 2 7 जा 2 2 जा 2 3 जा 2 6 जा, अगेन 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा, और 2 2 जा 2 1 जा। अब पेयर बना लीजिए, 1 2 3 4, 4 पेयर बने, इनमें से एक एक निकाल लीजिए। 2 इसमें से एक निकाला, 2 इसमें से एक निकाला, 3 और इसमें से एक निकाला 2। अब इनको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, तो 24 इज द आंसर। तो इस तरह से स्क्वायर रूट निकालते हैं, यानी x स्क्वायर इक्वल टू 576 है, सो x इक्वल टू हो जाएगा रूट 576, और स्क्वायर रूट का मतलब है पेयर में करके निकाल लेना। तो अब ये वैल्यू आ गई आपकी, मल्टीप्लाई कर दिया आपने, रफ वर्क है ये, और x की वैल्यू आ गई 24। तो अगर आपको स्क्वायर्स लर्न होते हैं, 30 तक के स्क्वायर्स अगर लर्न है, तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। ये आपको मेंसुरेशन में हेल्प करेगा, पाइथागोरस थ्योरम में हेल्प करेगा, एरिया निकालने में, सब में आपको काम आएगा। चाहे सर्किल का एरिया निकालो, चाहे रेक्टेंगल स्क्वायर्स का एरिया निकालो, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई आपकी x। अब इसके बाद चूंकि लेंथ आपने क्या माना था 3x, तो आप इसे सॉल्व करिए। सो लेंथ इक्वल टू है 3x इक्वल टू वैल्यू रख दो 3 इंटू 24, सॉल्व कर दो। 3 4 जा 12,
2 1 कैरी 3 2 जा 6 और 1 72 और आपने 3x क्या माना था मीटर, तो ये मीटर में आ गया। और ब्रेथ 2x था तो 2 इंटू 24 दैट इज 48 मीटर। तो इस तरह से लेंथ और ब्रेथ आपका आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, the length and breadth of a rectangular field are this ratio. If the area of the field is this, find the cost of fencing it at ₹60 per meter. अब यहाँ पे फेंसिंग का क्वेश्चन है और फेंसिंग मैंने आपको पिछले जब पेरीमीटर समझाया था तो उसमें बताया था फेंसिंग का मतलब होता है पेरीमीटर निकालना है, चारों तरफ की लेंथ ऑफ द बाउंड्री निकालना है। तो अब आप फेंसिंग का मतलब समझ गए कि भाई पेरीमीटर निकालेंगे तब फेंसिंग निकलेगा। तो फिर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है 2l + b। ये फार्मूला आप पेरीमीटर तब तक नहीं निकाल सकते जब तक आपको लेंथ और ब्रेथ ना पता हो। तो अब लेंथ और ब्रेथ हमें पता चल चुका है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए 72 + 48, लेंथ की जगह लेंथ, ब्रेथ की जगह ब्रेथ की वैल्यू, 2 बाहर। अब इनको ऐड कर लीजिए, 2 बाहर ही रहने दीजिए, अंदर ऐड कर लीजिए 8 + 2 10, 1 कैरी 7 + 4 11 और 1 12। मल्टीप्लाई कर दीजिए अब 2 से इसको, तो 12 2 जा 24 240, तो पेरीमीटर आ गया 240 मीटर। अब हमें कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालना है और रेट दिया हुआ है। रेट आपको दिया हुआ है ₹60 पर मीटर, यानी 1 मीटर का रेट है। 1 मीटर अगर आप खरीदने जाओगे वायर फेंसिंग के लिए तो वो 60 रुपये का मिलेगा आपको, 60 रुपीज़ का। तो इतने मीटर खरीद के लाओगे, इतनी लेंथ है तो कितने का मिलेगा। तो फिर कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, कॉस्ट हो जाता है पेरीमीटर इंटू रेट। ये फार्मूला है आपका। सॉल्व कर दीजिए, पेरीमीटर 240 इंटू रेट 60, मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ आपको ये ध्यान रखना होगा, अगर यूनिट में अंतर होता है, पर मीटर की बजाय पर सेंटीमीटर दिया होगा तो फिर आपको पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ये वैल्यू, तब आप सॉल्व करोगे। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, 2 0 पहले बढ़ा दीजिए, 1 0 इसका 1 0 इसका और 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 4 जा 24, 2 कैरी 6 2 जा 12 और 2 14, तो ₹14400 इज द राइट आंसर। तो ये कॉस्ट आ गई, ठीक है। मेंसुरेशन में देखिए, आप जितना कैलकुलेशन रिड्यूस कर सकते हो उतना टाइम कम लगेगा और आपको बाकी पेपर सॉल्व करने में आपको समय मिल जाता है। तो जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं या जो आपको लगता है कि क्लास के टॉपर है, उनमें बेसिकली यही छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटे गुण होते हैं जिसकी वजह से वो कर पाते हैं, क्योंकि उनकी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होती है ना। बचपन से उन्होंने टेबल्स लर्न किए होते हैं और स्क्वायर्स वगैरह उन्हें याद होते हैं, इसलिए वो फास्ट हो जाती है स्पीड उनकी, और वो पेपर टाइम से पहले ख़त्म कर लेते हैं, जबकि बहुत सारे बच्चों का पेपर छूट जाता है। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए और इन्हें याद कर लीजिए। एक बार एक दिन आधा घंटा 1 घंटे की मेहनत लगेगी और उसके बाद आपका जो है हमेशा के लिए आपको आराम मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। अब जैसे ही आपने पढ़ा रेक्टेंगुलर ऑफ प्लॉट, तो रेक्टेंगल शब्द आपने पढ़ लिया, तो रेक्टेंगल एक बना लीजिए, ABCD रेक्टेंगुलर प्लॉट हो गया। वन साइड ऑफ विच मीजर्स 35, अब एक साइड आपने 35 मीटर लिख दी। आपको ये B नहीं मालूम है, ठीक है। अब चाहो तो B लिख सकते हो या X लिख लो, इसको ये मिसिंग है तो X लिख लिया। एंड द डायगनल इज 37, डायगनल क्या होता है, ये तिरछा मिलाते हैं AC, ये 37 मीटर दिया हुआ है। तो फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, अब सॉल्यूशन में आप पहले लिख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। आपको दिया हुआ है एरिया निकालना है, लेंथ मान लो आपको लेंथ पता है, लेंथ आपको पता है 35 मीटर, डायगनल पता है 37 मीटर। अब अगर ये डायग्राम बनाओगे तो आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा। एरिया कैसे निकलता है, एरिया इक्वल टू द लेंथ इनटू ब्रेथ, फार्मूला आपको मालूम है। ब्रेथ आपको पता नहीं है, तो लेट ब्रेथ इज इक्वल टू x मीटर। अब इससे आप सॉल्व कर दो। अब देखो रेक्टेंगल का क्या मतलब होता है, ऑल एंगल्स 90 डिग्री। अब एक ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और राइट एंगल ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हो। तो सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC
AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब आप क्या यूज़ कर रहे हो, पाइथागोरस थ्योरम। आप लिख लोगे ब्रैकेट में थ्योरम, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो। AC की वैल्यू है 37 स्क्वायर, AB की वैल्यू 35 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू x स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर दीजिए। 37 का स्क्वायर आप निकालिए, तो 37 का स्क्वायर आप मल्टीप्लाई करोगे 37 इंटू 37, 7 7 जा 49, 4 7 3 जा 21 और 4 250, 3 7 जा 21, 1 2 कैरी, 3 3 जा 9 और 2 11, 9 6 3 1 1369, ठीक है। नोट कर दीजिए 1369। रफ में आप यहाँ साइड में कर लेना, क्योंकि अभी हमें यहाँ क्वेश्चन करना है, इसलिए हम ये नहीं कर रहे हैं। 35 का स्क्वायर, अब देखिए 35 के स्क्वायर के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। 35 का स्क्वायर तुरंत आ जाएगा 1225। कैसे, 35 45 65 85, यानी जिसके लास्ट में 5 हो। कैसे करना है, 5 का आपने लिख दिया 25 और 3 के लिए उससे बड़ा एक बड़ा नंबर, जैसे 3 से एक बड़ा होता है 4, तो 3 4 जा 12, दैट इज द आंसर 1225 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर दीजिए रीअरेंज करके, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1369 माइनस 1225। कितना आ गया, 9 में से 5 गया 4, 6 में से 2 गया 4 और 3 में से 2 गया 1, 144। और 144 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √144, जो कि होती है 12। तो 12 आपका आंसर आ गया, ये वैल्यू आ गई आपकी 12 मीटर। बस ब्रेथ पता चल गया, तो फिर एरिया आपको निकालना आसान हो गया। तो एरिया इक्वल टू हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। आपने फार्मूला लिखा एरिया का, लेंथ इंटू ब्रेथ, और वैल्यू पुट कर दी। लेंथ थी 35 और ब्रेथ आया आपका 12, मल्टीप्लाई कर दो। 12 5 जा 66 कैरी, 12 12 36 और 6 42, 420 मीटर स्क्वायर, दैट इज द आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम एरिया वाले, अगर ब्रेथ नहीं पता है और डायगोनल पता है तो फिर हम इस तरह से निकालते हैं। चाहे लेंथ कोई एक साइड मिसिंग है तो फिर इस तरह से क्वेश्चन करते हैं। अब है हम नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग अ रूम 13 मीटर बाई 9 मीटर, यानी ये डायमेंशन दिया हुआ है। तो इसमें दिया हुआ है आपको सॉल्यूशन में लेंथ दी हुई है। डायमेंशन का मतलब होता है लेंथ ब्रेथ हाइट, बताया था मैंने आपको। 13 मीटर बाई 9 मीटर, तो लेंथ दी हुई है 13 मीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 9 मीटर। तो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट बना लो। देखिए हाथ से रफ में धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत जल्दी डायग्राम बन जाएगा। कोई बहुत सुंदर डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ हाथ से ड्रॉ कर दो, ठीक है। 13 मीटर 9 मीटर ये आपने बना लिया। अब इसमें कारपेटिंग करना है। कारपेटिंग का मतलब यहाँ पे आप दरी बिछाना, कारपेट बिछाना, तो फिर ये क्या है, पूरी जगह बिछाओगे ना, पूरे रूम में बिछाओगे, तो इसका मतलब एरिया निकालना है। यहाँ पहचानना है, यहाँ पे आपको दिया नहीं है कि क्या निकालना है। तो अगर वो कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग पूछ रहे तो कितना बड़ा कारपेट बिछाना है, उसका कारपेट का एरिया निकालना है। तो एरिया इक्वल टू हो जाएगा आपका लेंथ इंटू ब्रेथ। सॉल्व कर दीजिए। लेंथ है 13 और ब्रेथ है 9, तो एरिया आ जाएगा आपका 9 3 जा 27, 2 कैरी, 9 1 जा 117 मीटर स्क्वायर, ये आ गया आपका एरिया। अब इसका मतलब वो जो आप कारपेट यूज़ करोगे उसका भी एरिया इतना ही है, पर कारपेट की चौड़ाई आपकी 9 मीटर लंबी तो आपको कारपेट मिलेगा नहीं, है ना। ऑब्वियसली कारपेट कितना मिलेगा, छोटा मिलेगा आपको, ठीक है। तो अब आप ये सोचिए कि मान लीजिए कि आपको कारपेट की जो विड्थ है वो कम है, ठीक। ऑब्वियसली विड्थ कम होगी। अब मैं जैसे आपको इस तरह से बताती हूँ। मान लीजिए कमरे में आपने ये कारपेट आप बिछा रहे हो, ठीक है, ये इसकी विड्थ है, तो फिर ऑब्वियसली आप इतना लंबा पहले बिछाओगे, ये यहाँ तक आपने लिया, फिर आप इसको यहाँ से काट दोगे, ये हो गया आपका, फिर आप एक और लगाओगे, फिर बिछाओगे यहाँ पे, तो आपको 2 लंबी लाइन, ये इस तरह से आप बिछाओगे कारपेट, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपको कितना लंबा चाहिए, इतना लंबा, ये प्लस ये,
तो लेंथ तो ये होगी और ब्रेथ उतनी की उतनी रहेगी कारपेट की, तो टोटल आपको एरिया पता चल जाएगा, है ना। तो ये आपका इस तरह से आपका बिछ जाएगा। तो इसके लिए अब एरिया ऑफ कारपेट तो सेम रहेगा जो एरिया ऑफ रूम है, लेंथ और ब्रेथ अलग अलग हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो जो एरिया ऑफ रूम होता है वही एरिया ऑफ कारपेट बन जाता है। तो एरिया ऑफ कारपेट इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। अब यहाँ लेंथ हमें मिसिंग है क्योंकि इन्होंने क्या दिया हुआ है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग अ रूम विद अ कारपेट ऑफ विड्थ। कारपेट की विड्थ दी हुई है 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर और 9 मीटर में आप सोचो ये 1 मीटर भी नहीं है ना, ये बहुत ही पतली पट्टी जैसी है। ये ऐसे ऐसे लगाओगे तो आपको कई लेयर्स लगानी पड़ेंगी ना। तो फिर ये इसको सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो ब्रेथ को अगर सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 75/100 कर दोगे। इसको कैंसिल वेंसिल मत करिए, डायरेक्ट डेसिमल लगा दीजिएगा, हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको ये एरिया ऑफ कारपेट की जगह लिखोगे 117, जो रूम का एरिया वही कारपेट का एरिया होगा। लेंथ कारपेट की हमें मालूम नहीं है, ब्रेथ हमें पता चल चुकी है 75/100, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो लेंथ यही रहने दीजिए और ब्रेथ ये वाली वैल्यू दूसरी तरफ जाएगी, तो डिवाइड में 100 है तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये 75 मल्टीप्लाई में तो दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड। लीनियर इक्वेशन के रूल्स बेसिकली हम अप्लाई कर रहे हैं। अब इन्हें कैंसिल कर लीजिए, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 2 जा 0, अगेन ये 5 से डिविजिबल है, 5 3 जा 15, 5 4 जा। अब इसको करिए, ये 3 से डिविजिबल है, 3 3 जा 9, 2 3 9 जा 27। आपको वैल्यू क्या मिली 39 इंटू 4, तो लेंथ इक्वल टू हो जाएगा 39 इंटू 4 मीटर। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 9 जा 36, 3 कैरी, 4 3 जा 12 और 3 15, 156 मीटर लंबा आपको कारपेट चाहिए। अब आपको निकालना क्या था, कॉस्ट। तो फिर जब इसकी लेंथ पता चल गई, देखो क्वेश्चन भी आपको पर मीटर है, आपको बताए 1 मीटर लंबा अगर आपको कारपेट चाहिए तो उसका रेट दिया हुआ है 105 रुपये, 105 रुपीज़। तो फिर आपको 156 मीटर लंबे आपको कारपेट चाहिए तो कितने पैसा लगेगा, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो कॉस्ट इक्वल टू हो जाएगा लेंथ इंटू रेट, लेंथ इंटू रेट। लेंथ आपको दी हुई है 156 इंटू रेट 105, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये अब आप रफ में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 156 इंटू 105, 5 6 जा 30, 3 कैरी, 5 5 जा 25 और 3 18, सॉरी 28, 5 5 जा 25 और 3 28, 2 कैरी, 5 1 जा 5 और 2 7। अब यहाँ पे देखिए 0 है ना, फटाफट 3 1 2 3 डिजिट है, 1 2 3 0 बढ़ा दिया। ये आपको कैलकुलेशन तो खैर आती ही होगी, इससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 5 1। जिसको थोड़ी दिक्कत हो वो समझ ले, 7 + 6 कितना हुआ 13, 1 कैरी 6 1, 16380। सो यहाँ पे अब आप आंसर लिख दोगे ₹16380, ये आ गई आपकी कॉस्ट। तो इस तरह से कॉस्ट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। देखिए कॉस्ट और रेट का एक अलग ही वो चलता है, पेरीमीटर में भी यही था। तो अगर आपको कितनी फेंसिंग करनी है तो उसमें पेरीमीटर इंटू रेट करके कॉस्ट आता है। यहाँ आपको लेंथ कारपेट की पता करनी है तो लेंथ इंटू रेट करके कॉस्ट पता चल रहा है। अगर एरिया निकालना होता है, ठीक है, तो उसके लिए लेंथ एरिया इंटू रेट करके कॉस्ट निकलती है। तो इस तरह से क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ये कोई फिक्स फार्मूला कॉस्ट का नहीं होता, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्या निकालना है, उसके हिसाब से फार्मूला लिखा जाता है। अगर आपको दिक्कत होती है तो बस ऐसे समझा करो कि 1 मीटर का रेट इतना है, 1 मीटर हम अगर मार्केट जाएंगे 1 मीटर कारपेट खरीदना है तो इतने रुपए लग रहे हैं, तो बताओ इतने में कितना मिलेगा। तो यूनिटरी मेथड अप्लाई कर लिया करो अगर आपको कोई दिक्कत हो। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम रेक्टेंगल के ही वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि पाथ जिसमें जैसे 2 रेक्टेंगल्स दिए रहते हैं उसमें कैसे पाथ निकाला जाता है, या एरिया जैसे ये है और एक और है ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना है, तो इनका एरिया कैसे निकाला जाता है, या ऐसे है डायग्राम और इसमें आपको इस तरीके से, तो फिर इसका ये जो ये वाला एरिया विड्थ, इसका एरिया कैसे निकाला जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं वो हम डिटेल में समझेंगे।